हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है सूर्य। सूर्य से रिलेटेड सारे पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में पहला पॉइंट था सामान्य अवधारणा, जो इसकी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद सौरमंडल दूसरा पॉइंट था, उसको भी पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट है सूर्य। सूर्य से रिलेटेड सारे पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल हमारा नया है, छोटा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, आगे ले चलने में हमारी मदद करिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए सूर्य से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य को इंग्लिश में सन कहा जाता है, ये तो पता ही होगा। और ये कहाँ पर है? हमारे सौरमंडल के बीचों बीच में केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जो हम आसमान पर देखते हैं तो हमें सूर्य जितना दिखाई देता है वो क्या है? प्रकाश मंडल है। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना बड़ा है सूर्य? 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या कितना है? 59,000 कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,95,508 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान, सूर्य के कोर में क्या होता है? उच्च तापमान ज़्यादा होता है। कितना होता है? लगभग इतना डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1 करोड़ 50 लाख होता है डिग्री सेल्सियस। इसके कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। तो जो गैस सूर्य के अंदर होती है, जो पदार्थ होते हैं सूर्य के अंदर, वो हमको गैस के रूप में और प्लाज्मा के रूप में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट तो आप देख लीजिएगा, यदि हमने गलत बता दिया है तो। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। उल्लेखनीय यह है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा द्रव की ठोस, प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। द्रव, ठोस और गैस, इसके बाद चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार 5500 डिग्री सेल्सियस है। जो सूर्य की समस्त सूर्य का जो सतह है उसका तापमान नासा के अकॉर्डिंग कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान है उसकी सतह का। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जो ऊर्जा है इसकी समस्त ऊर्जा कहाँ से, इसका स्रोत कहाँ से होता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो नाभिकीय विखंडन, दो भागों में विभाजित किया गया। एक नाभिकीय विखंडन है और एक नाभिकीय संलयन में बांटा गया है। तो जो नाभिकीय संलयन है क्या है? सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। जहाँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है, वहीं ये क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है जहाँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है? एक भारी नाभिक होता है और दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। वो एक भारी नाभिक दो टुकड़े में हो जाता है या दो से अधिक टुकड़े में विखंडन इसका हो जाता है, तो ये क्या होता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अब वही नाभिकीय संलयन क्या है? अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। ये क्या होता है? संलयन हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। दो छोटे नाभिक ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। जो तारों से हमको ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, किसके कारण से मिलता है? नाभिकीय संलयन के कारण से मिलता है। जब दो तारे आपस में मिल जाते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तारों में 1 से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो हीलियम का निर्माण कैसे होता है? 1 से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। उसी तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु क्या होते हैं? आपस में संलयित हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इतने तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिल जाते हैं, तो जब उनसे रिलीज होता है तो वो हीलियम रिलीज होता है, हीलियम का निर्माण होता है। देखो, ड्यूटेरियम
और हीलियम यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब पड़ जाता है चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण उसको कहा जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, पृथ्वी तक आ ही नहीं पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को होता है। प्रतिपदा बोले तो अमावस्या के दिन ऐसा होता है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ पर क्या पड़ता है, फिर चंद्रमा की छाया पड़ती है, इसलिए कि चंद्रमा भी बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पड़ती है, प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए कि सूर्य का प्रकाश तो चंद्रमा ही रोक लिया है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार क्या होता है, छोटा होता है। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर जो पड़ने वाली चंद्रमा की छाया है वो छोटी छाया पड़ती है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है। जैसे कहा जाता है ना कि आज क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, पर भारत के इस कोने में दिखेगा या देश के इस कोने में दिखेगा, इस कोने में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर छोटे आकार में पड़ती है, कहीं पड़ती है तो कहीं नहीं पड़ती है। तो जहाँ नहीं पड़ती है वहाँ कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण नहीं लगा था, तथा केवल सीमित भू क्षेत्र में ही वो दिखाई देती है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आंखों से केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य का ऐसा भाग भी है जिसको हम किसी यंत्र या दूरबीन के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय वो दिखाई देता है, उसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। तो वो भाग हम सूर्य ग्रहण जब लगता है तभी सूर्य का देख पाते हैं, तो उसे कोरोना कहा जाता है। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है। हीरक वलय कब होता है? हीरक वलय का दृश्य हम जब पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण लगा रहता है उस समय जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है, सूर्य की बिल्कुल भी छाया पृथ्वी पर नहीं आती है, पूरी तरीके से चंद्रमा ढक लेता है, तो उसको हीरक वलय कहा जाता है। ये कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद ही दिखाई देता है, या कुछ समय बाद या कुछ समय पहले दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। परिधि रेखा पर क्या होता है? दृष्टिगत होता है। परिधि रेखा से देख सकते हैं हीरक वलय को। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण कितने देर तक होता है? 7.5 मिनट होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? हीरक वलय कहा जाता है। अब जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का वो भाग हम देखते हैं अपनी आँखों से, किसी यंत्र की सहायता से नहीं, अपनी आँखों से जो देखते हैं वो क्या होता है? कोरोना होता है। तो ये सब पॉइंट है, याद रखना है। सूर्य के प्रकाश से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है। सूर्य के जो प्रकाश मंडल है इससे जो सौर तूफान है ये बहुत तेजी से निकलता है। कहाँ से? सूर्य के प्रकाश मंडल से, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, जो खींचने की शक्ति है सूर्य की, उसको भी पार करके वो अंतरिक्ष में चला जाता है। इतना तेज इसका तूफान होता है। जो सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान निकलता है उसकी तेज इतनी गति से वो उसकी स्पीड होती है इतना तेज कि वो आकर्षण गति को भी पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है और इसी को सौर ज्वाला कहा जा रहा है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। आप देखे होंगे कि जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कण से क्या करेगा? वायुमंडल में हवा है उससे टकराता है तो रंगीन प्रकाश में ये उत्पन्न होता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो इसको उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है।
उसको याद कैसे रखेंगे? देखो अरोरा दोनों में है, लेकिन पहले वाले में बोरियालिस है और दूसरे वाले में ऑस्ट्रेलिस है, इतना याद रखना है। सौर ज्वाला जहाँ से निकलता है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। जो सौर ज्वाला मतलब कि जो सौर मंडल से बहुत तेजी से सौर तूफान, उसको सौर ज्वाला कहा जा रहा है। ये जहाँ से निकलता है वहाँ काला धब्बा दिखाई पड़ता है, जिसे सौर कलंक कहा जाता है। अब वो काले धब्बे जिसे कहते हैं ना, कलंक लग गया है, तो वैसे काले धब्बे को कलंक कहा जाता है, इसको सौर कलंक कहा जाता है। जहाँ से सौर ज्वाला निकलता है वहाँ काला धब्बा होता है, उसी काले धब्बे को सौर कलंक कहा जाता है। या सूर्य के अपेक्षाकृत क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। सूर्य की अपेक्षा में देखा जाए तो ये स्थान ठंडा होता है। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाव, जिसको सेरेरस कहा जाता है, एवं पच्छाव स्तरी बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहा जाता है। तो यहाँ पॉइंट है कि चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर जो पच्छाव है या पच्छाव स्तरी है, ये क्या है, बादलों के प्रतिबिंबन से, बादलों के छाया से, परछाई से ये श्वेत दुधिया रंग के छल्ले बन जाते हैं, श्वेत दुधिया रंग के छल्ले हो जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, प्रभामंडल कहा जाता है। ये कहाँ होते हैं, चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर पच्छाव स्तरी होते हैं। ये क्या होते हैं, बादल के प्रतिबिंबन से बनते हैं, बादल के प्रतिबिंबन से बने होते हैं और किस कलर के होते हैं, श्वेत या दुधिया रंग के होते हैं। ये छल्ले के रूप में होते हैं, इन्हीं को प्रभामंडल कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी के निकटतम तिथि को होती है। तो पृथ्वी घूमती है, सूर्य तो घूमता नहीं है, तो पृथ्वी सबसे नज़दीक कब होती है सूर्य से, 4 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियन या उपसौर कहा जाता है। उपसौर को इंग्लिश में पेरिहीलियन कहा जाता है। और जब पृथ्वी सबसे दूर होती है सूर्य से तो उसको अपसौर कहा जाता है। और सबसे दूर कब होती है, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। इस स्थिति को अपहिलियन या अपसौर कहा जाता है। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। लंबाई मापने की इकाई क्या है, खगोलीय इकाई। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को निकालता है। 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर दूरी है, या 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, इसके बराबर होती है। अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि मीटर में पढ़ा जा सकता है, तो मीटर में इसका इतना दूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। तो सूर्य के केंद्र में कौन कौन सा पदार्थ होता है, प्लाज्मा होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। गैस और प्लाज्मा के रूप में सूर्य के केंद्र में पदार्थ होता है, दो होता है, गैस और प्लाज्मा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना है। प्लाज्मा क्या होता है, ठोस द्रव गैस के बाद चौथी अवस्था में कौन सा है पदार्थ, प्लाज्मा है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा होती है, और नाभिकीय विखंडन क्या करता है, टुकड़ों में कर देता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय को केवल पूर्णतः पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्र से देखा जा सकता है। जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है तो ये कुछ सेकंड बाद दिखता है या कुछ सेकंड पहले दिखता है, तो इसी को हीरक वलय कहा जाता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है तो क्या हो जाएगा, केवल पूर्णतः पद चिन्ह के परिधियों के क्षेत्रफल, मतलब जब पूर्णतः उसको ढक लेता है तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और ये अक्सर अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या को प्रतिपदा भी कहा जाता है, न्यू मून डे भी कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। देखो, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो। अगला है खग्रास, जिसको पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण खग्रास का मतलब होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर जब चंद्रमा की छाया पड़ती है तो वो छोटी छाया पड़ती है। अब छोटी छाया तो पूरे विश्व में पड़ेगी नहीं, कुछ भाग में पड़ेगी, कुछ भाग में नहीं पड़ेगी। तो यही कारण है कि सूर्य ग्रहण होने के बाद, पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण होने के बाद भी भू क्षेत्र पर उसकी परछाई कम पड़ती है चंद्रमा की। तो
आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। तो इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अगला देखते हैं, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल किसे कहते हैं, पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में ये होता है। तो प्रभामंडल हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर पर होता है, प्रभामंडल उसे कहा जाता है। इस पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में होता है। तो क्या होता है, चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाद स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से होता है। बादलों की परछाई से वो दुधिया या सफ़ेद कलर के श्वेत कलर के छल्ले होते हैं, उन्हीं को प्रभामंडल कहा जाता है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी कितना होती है, किसके बीच होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है, तो 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर औसत दूरी पूछा जा रहा है। तो 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन अगर मिलियन में पूछा जाता है। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, 3 जनवरी को सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। और जो सबसे नज़दीक होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, और सबसे दूर होती है तो अपसौर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में अपहिलियन कहा जाता है। और उपसौर को क्या कहा जाता है, पेरीहिलियन कहा जाता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या कितना है, तो ये कितना 6,95,508 किलोमीटर इसकी सूर्य की माध्य त्रिज्या है, इतने किलोमीटर में है। तथा पृथ्वी की कितनी है, 6,378 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।